तो भाई आज जो मैं आपको व्हीकल्स बताने वाला हूँ वो जो है आप सीधे जाके बुक कर सकते हैं, सीधे डिलीवरी ले सकते हैं। मतलब इतना इजी होने वाला है, कोई डीप रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। बस एक प्रोडक्ट मैंने ऐसा रखा है जिसको मैं चाह के भी इस लिस्ट में से हटा नहीं पाया। मतलब इतना बढ़िया वो प्रोडक्ट है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मार्केट में चलते हुए प्रोडक्ट्स अपन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट अपना ऐसा है भाई जो कि बहुत ही अंडररेटेड है और अपने जो वीडियो का टाइटल है नो नॉनसेंस एसयूवी, उससे बिल्कुल ही मैच करता है। मैं बात कर रहा हूँ मिड साइज एसयूवी होंडा एलिवेट। अगर आपको जो है फैमिली के लिए लेना है तो बहुत ही वेल प्रपोर्शन प्रोडक्ट ही होने वाला है। इसमें पहले कुछ अच्छी चीज़ें देख लेते हैं, फिर मैं कुछ आपको इसके माइनस पॉइंट्स बताऊंगा जिस कारण से सेल्स नहीं आती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लुक्स से। तो लुक्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही मिनिमल है। बॉक्सी शेप आपको देखने को मिलता है, फ्लैट बोनेट मिलेगा, फ्लैट फ्रंट मिलेगा, ग्रिल आपको बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ मिलेगी, रियर भी बहुत ही मिनिमल है, साइड प्रोफाइल भी आपको काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लगने वाला है। देखो भाई होंडा की कुछ प्रायोरिटीज़ होती है, प्रैक्टिकलिटी को बिल्कुल वो टॉप पे रखते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटीरियर में देखने को मिलेगा, जब आप फ्रंट सीट देखेंगे तो यहाँ पर आपको शोल्डर रूम बहुत बेटर मिलेगा, जो विजिबिलिटी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, बोनेट आपको विजिबल होता है। सिमिलरली जब आप रियर सीट में आएंगे तो यहाँ भी आपको जो है काफ़ी एयरी फील होगा, जो विंडो साइज़ है काफ़ी बड़े हैं, तो स्पेसिंग भी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन अब आते हैं इसके सबसे तगड़ी चीज़ पे, वो है भाई इसका इंजन। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। मैनुअल में आपको 6 स्पीड मिल जाएगा, ऑटोमेटिक में आपको सीवीटी मिल जाएगा। बिल्कुल ओल्ड स्कूल इंजन्स की आपको याद दिला देगा, जैसे आपको पहले इंजन्स मिलते थे ना होंडा में नेचुरली एस्पिरेटेड, जिसमें आपको जो है कहीं भी पावर लैग नहीं आता था, आपको जो है कहीं भी टर्बो के आने का वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई अब पावर आने वाला है। तो भाई सब बढ़िया है तो बिक क्यों नहीं रही? तो देखो भाई अभी के टाइम पे लोग फीचर ओरिएंटेड व्हीकल लेना पसंद करते हैं। जब ये फीचर्स वगैरह का पंगा नहीं था तो होंडा की कार्स बहुत बिका करती थी, क्योंकि ये ड्राइव करने में अच्छी होती थी, बढ़िया इंजन देती थी, बढ़िया प्रैक्टिकलिटी देती थी, और उसी पे जो है लोग जज करते थे, तब उसको परचेस करते थे। अभी के टाइम पे भाई ये बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाती है अगर अपन कंपेयर करते हैं राइवल से। जैसे आप एक्सटीरियर देखेंगे तो आपको जो है कनेक्टेड DRL वगैरह नहीं दिखेंगे। अगर आप इंटीरियर में आओगे तो सबसे पहले तो जो बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडियंस की, एक फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ इसमें आपको नहीं मिलता है। जो इंटीरियर है जहाँ पे हार्ड प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हार्ड प्लास्टिक ही लगाती है, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे वो होंडा हो, चाहे सुजुकी हो। उनको पता है भाई थोड़ा बहुत लुक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा लेकिन ये कभी ख़राब नहीं होगा। अब एक चीज़ और है जो मेरे को रिसर्च में थोड़ा पता चला कि इसका जो माइलेज है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। अगर आप जो है सिटी ड्राइव करते हैं तो लोग इसमें बताते हैं कि 11-12 का ही माइलेज देती है, लेकिन जब मैंने ड्राइव किया था, मैं भी जो है अच्छी कंजेस्टेड ट्रैफिक में ड्राइव किया था, तो 13+ माइलेज मेरे को मिल रहा था। 13, 14, 50 के बीच जो है मूव हो रहा था। तो आपका अगर ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा सा हार्श है, आप जो है थोड़ा सा पुश करना पसंद करते हो, तो माइलेज आपको थोड़ा कम मिल सकता है। नेक्स्ट व्हीकल है, उसकी भी लगभग सेम ही कहानी है। बिल्कुल ही मिनिमल व्हीकल आपको मिलता है, यानी मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब ब्रेजा जो है बिल्कुल ही ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। जो फर्स्ट जेन आई थी उसी के चेसी पे जो है रीबिल्ड करा गया था, फेसलिफ्टेड करा गया था, एक मेजर ओवरऑल करा गया था। लेकिन उसके बाद जो है कोई ऐसा मेजर अपडेट नहीं आया। धीरे धीरे कुछ चीज़ें पुश कर देते हैं, कहीं पे एयर बैग्स अपडेट कर देते हैं, कहीं धीरे से वायरलेस चार्जर ऐड ऑन कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल देखी जाए तो बिल्कुल सिमिलर ही आज भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ वो एलिवेट वाला पंगा नहीं है कि भाई सेल्स नहीं आ रही। ये है मारुति का प्रोडक्ट, दबा के बिकता है और अच्छी खासी सेल्स लेके आता है, इवन जो है बीट कर जाता है बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स को। अब ब्रेजा पे बहुत बड़ा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सभी ने देखा है कैसी क्या चलती है, मैक्सिमम लोगों को पता है। लेकिन फिर भी इसके कुछ यूएसपीज मैं आपको बता देता हूँ। बॉक्सी शेप के साथ आती है, अच्छा स्पेस आपको इंटीरियर में ऑफर करती है। जैसे कि मैंने पहले कहा था जापानीज़ व्हीकल है तो आपको बहुत सारा हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है, लेकिन आसानी से ख़राब नहीं होता है। कुछ लोगों के व्हीकल्स जो है लैक्स ऑफ किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं और बहुत ही रफली यूज़ होते हैं। 1.5 लीटर का आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसमें भी मिल जाता है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। आई थिंक ट्रांसमिशन इसमें 6 स्पीड होता तो बेटर होता। जब ये फर्स्ट टाइम भी मैंने ड्राइव करी थी तब भी ऐसा लग रहा था कि हाई स्पीड पर एक गियर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन माइलेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बढ़िया माइलेज देती है। CNG में भी अवेलेबल है, ऑटोमेटिक भी इसमें आपको मिल जाता है। अगर आपको जो है ट्राइड एंड टेस्टेड, जैसा कि अपना आज का मोटो है, उसमें मारुति के व्हीकल को लेना है जिसमें आपको CNG ऑप्शन चाहिए, तो ये बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है। CNG और मारुति का इंजन बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है, कहीं कोई लैग नहीं आता है।
और आफ्टर मार्केट भी आप लगाओगे तो भी कोई परेशानी आपको नहीं फेस होगी। अब थर्ड व्हीकल है अपना, जो कि बहुत तगड़ी सेल्स लेके आता था जब इंडिया में लॉन्च हुआ था, लेकिन उसी के भाई ने जो है भाई उसकी सेल्स को बिल्कुल ही गायब कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ किया सेल्टोस की, जो कि ऑब्वियसली Hyundai क्रेटा की सिबलिंग है। किया Hyundai का आपको पता ही है रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको मैं सेल्टोस को रिकमेंड कर रहा हूँ ओवर क्रेटा। क्रेटा देखो भाई बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग लगती है जो कि आपको सेल्टोस में बेटर मिल सकती है। एक तो सबसे पहले स्टीयरिंग फीडबैक बहुत बेटर है अगर आप जो है सेल्टोस को ड्राइव करोगे। देन अगर आप जो है क्रेटा को ड्राइव करोगे तो बहुत ही लाइट स्टीयरिंग व्हील में आपको मिलता है। क्रेटा में आपको कभी भी वो इन्जॉयमेंट वाला फील नहीं आता है, स्पेशली जो स्टीयरिंग फीडबैक है, जो सस्पेंशन सेटअप है, ऐसा लगता है प्रॉपरली बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल है, स्पेशली रियर सीट के लिए बनाई गई है। इस प्रकार से जो है व्हीकल वो फील होता है, इसलिए मैक्सिमम लोग उसको लेते हैं। फैमिली वालों में तो भाई सीधी चॉइसेस होती है कि जाकर क्रेटा लेके आ जाओ। यहाँ पे आपको मैं सेल्टोस इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसको भी बहुत टाइम हो चुका है मार्केट में। अब इसमें एक चीज़ यूनिक है, इसमें आपको जो है इंटीरियर की जो क्वालिटी होती है, स्पेशली मिड वेरिएंट की जो किया की इंटीरियर क्वालिटी होती है ना, वो बहुत तगड़ी होती है। फिट एंड फिनिश बहुत ही प्रॉपर होती है, कहीं भी आपको कोई ऐसा नॉइस नहीं आएगा। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि क्रेटा में आता है, लेकिन जो सेल्टोस है फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा ऑफर करता है और इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपको क्रेटा में मिलती है। सस्पेंशन थोड़े से स्टिफर साइड है, लेकिन डे टू डे लाइफ में काफ़ी फन लगते हैं, आप इसको एंजॉय करोगे। क्रेटा के साथ क्या होता है कि आप जो है गए अपना काम किए घर आ गए, लेकिन सेल्टोस के साथ ऐसा नहीं होगा, आपको जो है मज़ा आएगा उसको चलाने में। अब इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल भी आ चुका है जो कि बहुत ही फन है। सेल्टोस के साथ तो भाई बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए, आपको जो है IMT टाइप का ट्रांसमिशन चाहिए जिसमें क्लच ही नहीं होता, डीजल इसमें ठीक ठाक मिलता है, डीजल आई थिंक इसको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा जो कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं, DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है, बढ़िया मैनुअल मिल जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा प्ले कर सकते हैं सेल्टोस के साथ। लैक्स ऑफ वीडियोस डले हुए हैं क्रेटा सेल्टोस के, आप कहीं भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर इंजन आपको जो है थोड़े बहुत वेन्यू में, सेरोस में, कैरेंस में सब जगह शेयर करती है, तो सारी ही चीज़ों की डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप जो है कोई वेरिएंट चूज़ करते हैं तो आपको जो है प्रॉपर डेटा इसका रियल वर्ल्ड में मिल जाएगा। अब जो फोर्थ व्हीकल है ये वही व्हीकल है जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि मैं इस लिस्ट में इसको रखना नहीं चाह रहा था क्योंकि व्हीकल ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटीज़ देख के जो है मेरे को रखना पड़ा। वो है भाई स्कोडा काइलैक। स्कोडा काइलैक रिसेंटली लॉन्च हुई है, लेकिन क्या व्हीकल है भाई। आई थिंक सेगमेंट में सबसे तगड़ा व्हीकल अभी मेरे को करंटली लग रहा है तो स्कोडा काइलैक ही है। एक बार आप उसको ड्राइव करोगे तो ऐसा लगता है कि भाई किसी ने स्लाविया की कोई चीज़ अच्छी ले ली, किसी ने टाइगून की कुछ चीज़ें अच्छी ले ली और सब कुछ मिक्स करके दूसरी गाड़ियों के फॉल्ट ठीक करके काइलैक को बना दिया गया है। इतना वेल प्रोपोर्शन प्रोडक्ट है ये, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले जो लोगों के माइंड में कि भाई गाड़ी छोटी दिखती है, भाई इसका व्हील बेस नेक्सॉन से ज़्यादा है, बूट स्पेस आपको नेक्सॉन से ज़्यादा मिलेगा, आपको ब्रेजा से ज़्यादा मिलेगा, स्पेसिंग में कहीं आपको ऐसा मेजर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। अगर आप जो है विड्थ की बात करें तो हाँ आपको विड्थ छोटी मिलती है, लेकिन जो लेंथ है बढ़िया आपको जो है हेडरूम मिलने वाला है, बढ़िया नी रूम मिलने वाला है, बढ़िया स्पेस मिलने वाली है। बाहर से छोटी दिखने पे जज मत करो, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा वो मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा। सबसे पहले तो इसमें आपको मिलता है 1 लीटर का TSI इंजन, और क्या इंजन है, भले ही 3 सिलेंडर इंजन है लेकिन जो इसकी टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ही शार्प है भाई, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस से देता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा माइलेज में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। हाँ लोग ऑन पेपर पढ़ के चले जाते हैं और फिर सोचते हैं यार ये तो देखो ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ व्हीकल में फील होती है भाई, इसमें फील है। और जो सस्पेंशन का सेटअप है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे को कुशाक में फील हुई थी, कुशाक को आप कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करो, हाई स्पीड पे बहुत अच्छी है, हाईवेज पे बहुत अच्छी है, लेकिन इंडियन रोड्स के हिसाब से उसको जस्टिफाई करना थोड़ा टफ होता था क्योंकि सस्पेंशन बहुत ही स्टिफ है। लॉन्ग राइड्स पे आपको जो है फील हो जाता है, स्पेशली रियर सीट पे। ये प्रॉब्लम भाई वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट SUV इको स्पोर्ट में भी थी, रियर सीट में आपको जो है फील होता था जर्नी बहुत लंबी हो गई है। अब एक और मेजर प्रॉब्लम है जो कि स्कोडा की कार्स में या VW की कार्स में थी, वो है भाई इंटीरियर में आपको जो नॉइसेस वगैरह आती थी ना वो पूरी ही गायब हो चुकी है। काइलैक को मैंने बहुत तगड़ा पुश किया, कहीं भी कोई ऐसी नॉइसेस नहीं आई।
बहुत ही बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देने वाला है। स्पेशली ड्राइविंग डायनेमिक्स अगर आपकी प्रायोरिटी है तो बिल्कुल आंख बंद करके आप जो है काइलैक का मैनुअल चूज़ कर सकते हो। अब लास्ट एंड फिफ्थ व्हीकल भाई थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लोगों को लगेगा भाई ये गलत व्हीकल बता रहा है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरा डे टू डे लाइफ व्हीकल है, मेरा फ्रेंड जो है उसको 2 लाख प्लस किलोमीटर्स चला चुका है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा नेक्सॉन डीजल की। अगर आपको जो है डीजल लेना है तो आप जो है इसको कर्व में भी चूज़ कर सकते हो, नेक्सॉन में भी चूज़ कर सकते हो, कोई डेफ वाला पंगा नहीं है। 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन आपको मिलता है। अब इसकी कुछ यूएसपीस है जो लोग बताते नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करा रहता है। मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में इसका माइलेज बहुत ही तगड़ा था। जब इसमें ड्राइविंग मोड्स का सेटअप आता था तो इसमें जो है इकोनॉमी में बहुत कम पावर हो जाता था, सिटी में मिनिमल रहता था, और स्पोर्ट्स में तो ऐसा लगता है जो पावर फिगर्स इनने मेंशन करे थे उसको भी क्रॉस कर जाता था। धीरे धीरे उस चीज़ों को इनने फिक्स किया और अब जो है बहुत ही मिनिमल पावर इसका कर दिया गया है। लेकिन अगर आप जो है ओल्ड वाली चलाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो भाई BS4 है मेरे पास। BS4 जो है बहुत ही बढ़िया चलती थी, कोई DPF वाला पंगा नहीं था, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलता था। देन BS6 आया, वहाँ पे जो है सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, और जो आप ख़राब रिव्यूज़ देखते हो ना, आप मैक्सिमम देखोगे BS6 टाइम की। अब जो है BS6 फेज़ 2 में आ गया है, और अब जो है एक अच्छी तगड़ी R&D के बाद आपको नेक्सॉन देखने को मिलती है, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट में से एक है। टाटा इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब आपको बढ़िया माइलेज के साथ बढ़िया पावर मिलता है, और इस इंजन की एक सबसे अच्छी चीज़ है जिस कारण से आप डीजल को चूज़ करते हो, माइलेज तो है ही, लेकिन वो जो ग्रंट आपको एंजॉय करना रहता है ना डीजल इंजन में, वो आपको नेक्सॉन में देखने को मिलेगा। स्पेशली जो इसका साउंड है डाउन शिफ्ट के बाद टर्बो स्टार्ट होता है, वो आपको जो है बहुत ही फन लगेगा। अब एक और अंडररेटेड थिंग है जो आप टाटा नेक्सॉन डीजल में लोग यूज़ नहीं करते हैं, वो है भाई ड्राइविंग मोड्स। ड्राइविंग मोड्स अगर आप मेनली टाटा कार्स के बायर्स को देखोगे तो सिटी ड्राइव मोड में गाड़ी लगी रहती है और चलती रहती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर ड्राइविंग मोड्स को यूज़ करोगे, स्पोर्ट्स मोड को आप सिटी में ड्राइव करोगे, हाईवेज़ पे जाओगे, 80 प्लस जाओगे, तो आप इकोनॉमी में ड्राइव करोगे 5th गियर पे, तो जो आपको माइलेज मिलेगा ना भाई, आप लोग शॉक हो जाओगे कि इतना बड़ा व्हीकल कैसे आपको ऐसा माइलेज दे रहा है। 20-25 प्लस माइलेज देने के केपेबल है हाईवेज़ में, और सिटीज़ में आप जो है अगर प्रॉपर ड्राइव करते हो तो 17-18 का माइलेज आपको मिल जाता है DPF के बाद भी। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि व्हीकल को लॉन्ग टर्म तक खड़ा नहीं रखना है। ये भाई कंपनी के पंगे नहीं है, ये गवर्नमेंट के पंगे। ऑलरेडी अपने जो इंडियन डीजल कार्स है बाहर के ग्रेड्स को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आए जा रहे हैं नॉर्म्स, तो चलो ठीक है। उसके अलावा अगर आपको टेंशन है कि भाई टाटा का व्हीकल है तो बहुत ज़्यादा बिल्स बनते होंगे, तो मैंने जैसे आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, मेरा फ्रेंड जो है 2 लाख प्लस किलोमीटर्स चला चुका है। सिर्फ बेसिक थिंग्स है ना, वही सब रिपेयर करना पड़ा।